हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज फाइनली जो है चैप्टर नंबर 2 जो है स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको जो है एक रिकैप दे दिया था कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके देख लेना। तो उसके बाद जो है कंटिन्यूटी में आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएँगी, ठीक है? तो ये 3 क्वेश्चंस के हमें जवाब मिलेंगे कि भैया जो फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे थे, नई डायनेस्टीज़ जो हैं वो जब आ रही थी इंडिया में, तो इंडियन जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं वो कैसे रीशेप कर रही थी। दूसरा हम देखेंगे कि सोसाइटी पे जो इंडियन सोसाइटी पे जो इन्वेजन्स का जो इफ़ेक्ट था वो क्या था, कैसे इंडियन सोसाइटी जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही थी उससे, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी तो इकोनॉमी ने कैसे अडेप्ट किया, और ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड था इसका लोगों के जीवन पे क्या असर पड़ा, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो ये एक टाइमलाइन है कि 1206 में जो है दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश हो गई थी यहाँ पे। उसके बाद जो है रीएस्टेब्लिशमेंट 1326 में जो है रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेवाड़ किंगडम के बारे में बताया गया है। और उसके बाद जो है 1336 में विजयनगर एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट दिखाई गई है। 47 में बहामनी सल्तनत जो है उसकी भी एस्टेब्लिशमेंट दिखाई गई है। तैमूर जो है दिल्ली पे अटैक करता है 1398 में। और उसके बाद पोर्तुगीज़ इंडिया में आते हैं 1498 में, ठीक है। एक एक करके हम ये सब पढ़ते हैं। चलिए, तो हमने जिस पीरियड की अभी हम बात करने वाले हैं तो ये आपका मिडाइवल पीरियड है, ठीक है। क्या है? मिडाइवल हिस्ट्री हम इसको बोल देते हैं। और मिडाइवल का बेसिकली मिडल से कुछ लेना देना लग रहा है ना इसका, मिडल से। तो मिडल का क्या मतलब है? मध्यम, है ना। तो बीच का फेज यहाँ पे ये दो फेज कमाल कर रहे थे, लेकिन इनके बीच में क्या चल रहा था? तो बिटवीन टू एजेस जो चल रहा था वो आपकी मिडाइवल हिस्ट्री है, ठीक है। वैसे तो ये जो है यूरोपियन हिस्ट्री के लिए जो है ये पर्टिकुलर वर्ड जो है वो कॉइन किया गया था, जो कि आपका रोमन एम्पायर जो था वो फॉल कर गया था 5th सेंचुरी में, ठीक है। 5th सेंचुरी में रोमन एम्पायर फॉल कर गया था। और उसके बाद फिर से रिनेंसिस आनी स्टार्ट हुई थी, कब? 14 से 16 सेंचुरी में, ठीक है। तो 5th सेंचुरी के बाद से लेकर 14th सेंचुरी जो ये वाला फेज था ना, इसको इन्होंने जो है मिडाइवल एज बोला है। किसके लिए? यूरोप के लिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि यूरोपियंस जो हैं वो एक ऐसे टाइम फेज में रहे हैं जहाँ पे एक टाइम के लिए बोला जाता था कि उनका सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता, क्योंकि वो रूल कॉलोनीज जो है उनकी इतनी सारी थी ऑल ओवर द वर्ल्ड कि उन्होंने कभी, मतलब उनका रूल रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है, वर्ल्ड पे। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यूरोप की ही फॉलो की जाती हैं। ओके, तो ये वाला जो पीरियड है रोमन एम्पायर के फॉल से रह के और फिर से रिनाइंसेस आने तक का, तो इस पर्टिकुलर पीरियड को मिडिवल पीरियड बोला जाता है, ठीक है। और रिनाइंसेस का क्या मतलब है कि फिर से ग्रीक और रोमन का जो आर्ट एंड लिटरेचर है ना, बेसिकली कल्चर की बात हो रही है, इसकी जब रीडिस्कवरी हुई थी उसको हम रिनाइंसेस बोल रहे हैं, ठीक है। और इस पीरियड के बीच में जो है ये है डार्क एज, ठीक है। ये वाला जो फेज है 5th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी, इसको डार्क एज बोला गया है, ठीक है। और 14th सेंचुरी के बाद से क्या था? डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंसेस स्टार्ट हो गई थी। वैसे तो इंडिया की और यूरोप की हिस्ट्री जो है बहुत डिफरेंट है, जैसा कि हमने देखा कि इतना बड़ा तो गैप हमारे यहाँ पे रहा ही नहीं, है ना। एक एक कोई डायनेस्टी जो है वो राइज कर रही है, फॉल कर रही है, तो छोटे छोटे रूलर वहाँ पे हैं, उसके बाद फिर से राइज कर रहे हैं, फिर से फॉल कर रहे हैं। लेकिन इतना लंबा पीरियड कि भैया हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, तो ऐसा नहीं था इंडियन हिस्ट्री में, राइट। तो मिडाइवल वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं हालांकि आइडियल नहीं है, लेकिन लाइक जस्ट लाइक दैट, क्योंकि यूरोप में जो है इस वर्ड का यूज़ किया गया यूरोपियन हिस्ट्री के लिए, और मोस्ट ऑफ हमारी हिस्ट्री भी जो है वो हमारे भाई बंधु आज़ादी से पहले जो थे उन्होंने ही लिख रखी है, ठीक है। तो इसलिए जो है मिडाइवल ही यूज़ करते हैं हम इसको।
हमारा जो मिडाइवल पीरियड है वो 14 से लेके 17th सेंचुरी तक का है। आई एम सो सॉरी, 11th से लेके और 17th सेंचुरी तक का जो फेज है उसको ये बोलते हैं मिडाइवल। ठीक है, 11th सेंचुरी मतलब दिस 11th सेंचुरी, हाँ 11th सेंचुरी आपकी 1001 यानी कि 1001 से लेके और 1100 तक है ना। हाँ, तो ये है आपकी 11th सेंचुरी और उसके बाद 1601 से लेके और 1700 तक ये है आपकी 17th सेंचुरी। तो बेसिकली यहाँ से लेकर 1700 तक का जो फेज है उसको मिडाइवल फेज बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कुछ चल रहा था, ये कुछ टाइमलाइन दे रखी है, देख लेते हैं हम। टाइमलाइन ये आपकी फैक्ट्स याद रखने के लिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है। 1526 में जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें कि बाबर जो है उसका वो जो है जीत गया था और मुगल एम्पायर का जो है एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। ठीक है, 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था और अकबर की डिसिसिव विक्ट्री यहाँ पे हो गई थी। उसके बाद 1565 में जो है बैटल ऑफ टेलीकोटा हुआ था, डिस्ट्रक्शन ऑफ विजयनगर सिटी, विजयनगर एम्पायर की जो हमने भी बात की थी ना, डिटेल में पढ़ेंगे हम ये सारी चीज़ें। उसके बाद 1576 में जो है बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था। महाराणा प्रताप के बारे में किसने नहीं सुना, हम सब ने सुना है। ठीक है, तो वो कब था, 1576 में था। उसके बाद अगर हम बात करें बैटल ऑफ सरायघाट, ये अहोम किंगडम जो कि आपका असम के अंदर है। ठीक है, अहोम आपके असम में जो है रूल कर रहे थे, तो ये वहाँ पे हुआ था ये बैटल। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द खालसा बाय गुरु गोविंद सिंह, खालसा की फॉर्मेशन जो है 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। उसके बाद जो है बिगिनिंग ऑफ मराठा, मराठा ने जो है दिल्ली का कब क्या ले लिया था, कंट्रोल ले लिया था, ये 1754 में ले लिया था। उसके बाद 1800 जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिख एम्पायर, 1799 यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिख एम्पायर हो गया था। ठीक है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम, दिस जस्ट टू रिमेंबर। ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी आप इन फैक्ट्स पे आके इनको याद रखने के हिसाब से ये। ठीक है, तो इंडिया की जर्नी जो है हम 11th सेंचुरी वाली जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे जो है हिंदू कुश जो माउंटेन रेंज है वहाँ से बहुत सारे इन्वेजन जो है हो रहे थे और जिसकी वजह से इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है वो रीशेप हुआ था। ठीक है, और इंडिया ने भैया बहुत सारे वॉरफेयर देखे हैं। ठीक है, इंडिया ने क्या बहुत सारे वॉरफेयर देखे हैं। और बाहर से लोग आते थे आउटसाइड इंडिया और वो जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे इन्वेट करते थे, है ना। और बहुत सारे जो सेंट्रल एशिया से आए जिनको हम टर्की से अफगान भी बोल सकते हैं। और इट वाजंट जस्ट रिचेज ऑफ इंडिया, है ना, वॉयलेंस फैला रहे थे, वो अपना रिलीजन फैलाने आए थे। बेसिकली हम मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करने आए थे, लूट तो था ही उनका एक एम, लेकिन इसके अलावा जो है वो क्या करने आए थे, अपना जो है रिलीजन जो है उसको वॉयलेंस के तरीके से स्प्रेड करने आए थे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद 13th सेंचुरी में हम देखेंगे कि एवर चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ इंडिया के बारे में क्या कुछ चेंज हो गया 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी का मतलब 1201 से लेके और 1300s तक। ठीक है, ये हम देखेंगे कि ऐसा क्या चेंज हुआ इंडिया में। चलिए, तो ये देखिए आप, ये क्या है, ये आपके उस टाइम के जो हैं, एक सेकंड छोटा कर लेती हूँ मैं आपको ताकि देख जाए, ये जो आपका चल रहा था। ठीक है, हमने देखा था कि पोस्ट गुप्ता जो है गुप्तेज आए थे, उसके बाद उनका डिक्लाइन हो गया था। डिक्लाइन होने के बाद बहुत सारे राजपूत किंगडम्स भी आ गए थे जिनमें हमने देखा था कि ट्राई पार्टाइट जो स्ट्रगल चल रहा था, गुजर प्रतिहाराज था, राष्ट्रकूटाज थे, पल्लवाज थे, पल्लवाज अलग है, पल्लवाज आपके साउथ में है,
पालाज जो आपके वेस्ट बंगाल में थे, है ना, तो उनकी बात हमने की थी। तो ये हमारा जो बात की थी हमने कब, हमने बात की थी ये 650 से लेके 1206 तक की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो मतलब थोड़ा ज़्यादा लंबा पीरियड है, ऑलमोस्ट 550-600 साल है। तो इसमें जो है लास्ट में आते आते आपके ये आपकी ईस्टर्न गंगा टेरिटरी है, ठीक है, यहाँ पे कोई रूल कर रहा था। उसके बाद आपके होशियालाज थे, वो यहाँ पे रूल कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद कौन थे, ये आपकी लोधी डायनेस्टी, ये लोधी डायनेस्टी है। ये जो है ये आपके तुगलक डायनेस्टी है, ठीक है। ये जो आपका 13th सेंचुरी में जो आएंगे ना वो रूल करेंगे, तो उनका दिखा रहे हैं ये कि कहाँ से कैसे कैसे उनका एक्सटेंट था, ठीक है। ये पढ़ेंगे अभी हम इनके बारे में। ये उनका एक्सटेंट दिखा रहे हैं कि लोधी ने जो है यहाँ तक, तुगलक ने जो है यहाँ तक आ गए थे वो, ठीक है। ये क्या दिखा रखा है, ये आपको दिखा रखा है कुआतुल इस्लाम। कुआतुल इस्लाम है, ये एक मॉस्क है न्यू दिल्ली के अंदर, नहीं सॉरी दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कि आपकी स्लेव डायनेस्टी की स्टार्टिंग की थी। किसकी, स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी की स्टार्टिंग की थी। ऐबाक बोला जाता है इसको शॉर्ट में, है ना। इसने क्या किया था, इसने जो है कुतुब मीनार की स्टार्टिंग करवाई थी, ठीक है। किसके लिए, बख्तियार काकी के लिए, बख्तियार काकी। इस पे क्वेश्चन आते हैं, ये फैक्ट्स हम पढ़ेंगे, है ना, आने वाली बुक्स में पढ़ेंगे, शायद इसमें तो ना दे रखी हो इतनी डिटेल्स, बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलें, तो उन्होंने जो है ये बनवा रखी है, ओके। दिस इज इट। ये आपको क्या है, ये कुतुब मीनार है, इसको तो सभी जानते हैं, है ना। तो ये इसके अंदर का कॉम्प्लेक्स दिखा रखा है इन्होंने। चलें, तो हम बात कर रहे हैं राइज एंड फॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत। सल्तनत वर्ड से ही आपको पता लग रहा है, टर्मिनोलॉजी से, कि यहाँ पे आपका जो है मुस्लिम्स जो हैं वो आ चुके हैं, राइट। तो दिल्ली सल्तनत जो है आपकी बेसिकली 1192 पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, जिनको जो है इन्हीं के एक अंकल थे जिनका नाम था जयचंद, उनकी वजह से इनको मरना पड़ गया था। वो गए थे मोहम्मद गोरी के पास, मोहम्मद गोरी टर्किश इन्वेडर था वो। ये गए, संयुक्ता से शादी कर ली थी पृथ्वीराज चौहान ने, जैसा कि स्टोरीज में बताया गया है, और वो जयचंद की बिटिया थी, कुछ रिलेशन में ही थी। तो इनको जो है गुस्सा आया कि मेरी बिटिया से इन्होंने शादी क्योंकि नहीं करनी चाहिए थी, एंड ही बिकेम एंग्री मैन, और वो गए बाहर के लोगों के पास, जो इन्वेडर्स थे उनके पास गए, जिनका नाम था मोहम्मद गोरी, ठीक है। गए इनके पास कि भैया ऐसे ऐसे तुम आओ, हम ना पृथ्वीराज को मतलब हराएंगे, और तुम जो है वहाँ पे मतलब जो भी है रेवेन्यू या जैसा भी है पैसा वैसा लेके बात ख़त्म करना, ठीक है। जयचंद इसको बुला लाया, ये यहाँ पे आ गए। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान से जो है लड़ाई होती है, हमने देखा बैटल ऑफ टेरेन होएगा, ठीक है। बैटल ऑफ टेरेन के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली, ये 1191-92 लगातार हुए थे। तो पहली बार जब बुला के लेके आया तो इसको खदेड़ के भगा दिया गया। पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गोरी की पहले वाले जो युद्ध था उसमें टाइम टाइम फेस कर दी, ठीक है। ये निहत्था था, और पृथ्वीराज चौहान जो हैं ये राजपूत किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो आन मान शान का ध्यान रखते हुए इन्होंने बोला निहत्थे जो दुश्मन है मैं उस पर नहीं वार करूँगा, और गोरी जी आप एक काम कीजिए, यहाँ से गो एंड गोन हो जाइए, वापस यहाँ पे आना नहीं, ठीक है। तो इन्होंने इसको छोड़ दिया और ये चला गया, लेकिन ये फिर से आया।
1 साल के बाद 92 में, और उसके बाद इसके साथ की वजह से जो है इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को जो है मार दिया। और इसके पृथ्वीराज चौहान के मरण के बाद से ही बोला जाता है कि दिल्ली सल्तनत की जो है हुकूमत यहाँ पे चलनी स्टार्ट हो गई थी। जयचंद को पहले लगा कि दिल्ली मेरे को मिल जाएगी, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जो है बेसिकली दिल्ली को उस टाइम पे रूल कर रहे थे। जयचंद को लगा मैं गौरी को जो है, क्योंकि ये किस लिए आते थे, पैसा लूटने तो आते थे, लुटेरे थे ये सब, है ना, तो लूटने आते थे। जयचंद को लगा कि मैं दिल्ली पे अपना राज कर लूंगा और उसके बाद जो है ये इसको पैसे देकर यहाँ से टरका दूंगा, यही तो था। लेकिन गौरी को लगा कि अब जो राजा है वो मर गया, और जयचंद का तो उसको पहले ही पता लग गया था क्या पावर क्या नहीं। मोहम्मद गौरी ने पहले पृथ्वीराज को निपटाया, फिर जयचंद को निपटाया, और फिर खुद यहाँ पे जो है अपना साम्राज्य यहाँ पे स्थापित कर लिया, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में पहली बार किसी टर्किश ने जो है आके यहाँ पे अपना रूल एस्टेब्लिश किया। पहले आते थे, लूट के चले जाते थे, लेकिन इसके बाद से क्या हो गया, इन्होंने अपना साम्राज्य ही यहाँ पे स्थापित कर लिया नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। और जैसे ये स्टार्ट हुआ, बेसिकली 5 डायनेस्टीज आई इसके बाद। दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट मोहम्मद गौरी से हुआ, लेकिन गौरी ने डायरेक्ट यहाँ पे रूल नहीं किया था, यहाँ पे अपना एक गवर्नर बिठा दिया था, ठीक है। गवर्नर बिठा दिया जिसका नाम हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक जो था वो बेसिकली इसका सेवक था, सर्वेंट था, दास था, स्लेव था। तो इसलिए हम जो फर्स्ट डायनेस्टी है ना, तो 1992 से लेके 1206 तक जो है इनडायरेक्टली गौरी ने यहाँ पे रूल किया। यहाँ से रिवेन्यू जाता था और वो मजे करता था। लेकिन 1206 में गौरी मर गया। उसके बाद ऐबक जो है ही वाज लाइक नाउ आई एम द किंग, और उसने यहाँ पे डायरेक्टली रूल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जिससे कि आपकी स्लेव डायनेस्टी जो है वो एस्टेब्लिश हो जाती है। और उसके बाद 5 और डायनेस्टी आती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था मगध के टाइम पे, मगध पे क्या था, रीजन तो मगध ही था, प्लेस तो मगध ही था, कैपिटल पाटलिपुत्र ही थी, लेकिन डायनेस्टी अलग अलग आ रही थी। हर्यंका डायनेस्टी आई, नंद डायनेस्टी आई, मौर्य डायनेस्टी आई, है ना, अलग अलग डायनेस्टी। तो ऐसे ही दिल्ली पे रूल करने के लिए स्टार्टिंग हुई स्लेव डायनेस्टी से। स्लेव डायनेस्टी, इसको मामलुक भी बोल देते हैं, ठीक है। और स्लेव के बाद आई खिलजी, खिलजी के बाद आई तुगलक, तुगलक के बाद आई सैयद, सैयद के बाद आई लोधी, ठीक है। तो ये 5 डायनेस्टी आई जिन्होंने दिल्ली पे कंट्रोल किया। और आसपास कुछ छोटे मोटे जो हैं किंगडम्स थे, जैसे होशालास जो हैं बचे हुए थे वहाँ पे, और अच्छा खासा कर रहे थे वो, आर्ट में, कल्चर में, एडमिनिस्ट्रेशन में चल रहा था उनका, अच्छा है ना। अभी हमने देखा था ना होशालास कहाँ पे थे, यहाँ पे आपके होशालास जो हैं ये यहाँ पे हैं, तो थोड़े से दूर थे ये, इसलिए बचे हुए थे। ये आपका ईस्टर्न गंगा वाला पोर्शन भी बचा हुआ था, ठीक है। चलें, उसके बाद जो है जैसे ही दिल्ली जो है किसका, दिल्ली में स्लेव डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत बोल लो आप, दिल्ली सल्तनत ही बोला जा रहा है, नाम ही दिल्ली सल्तनत है। तो दिल्ली से रूल करना स्टार्ट किया इन डायनेस्टीज ने। तो ऑफ कोर्स दिल्ली का जो है बिगर रोल हो गया पॉलिटिकल लैंडस्केप, मोस्टली मेजरली आपका नदरन इंडिया में, ठीक है। सल्तनत पीरियड जो है वो बेसिकली वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के होते होते जो है वो एफर्ट्स डालते रहते थे अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने के लिए। मतलब नया नया राज्य मिला था ना उनको, तो देवर लाइक हम थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और, जैसे आजकल चाइना वगैरह चल रहा है, यूएसए का चल रहा है ना, जहाँ पे रिसोर्सेज मिल जाए वही हमारी जगह है, तो वही सब चल रहा था। तो बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स थी, गाँव को लूट लिया जा रहा था, शहरों को प्लंडर किया जा रहा था। और क्योंकि हमने जैसे कि देखा कि सिर्फ लूट खसोट के लिए नहीं, ये अपना रिलीजन भी जो है यहाँ पे स्प्रेड करने के लिए आए थे, है ना। तो मंदिर वंदिर इन्होंने जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए, और
सीट्स ऑफ लर्निंग, जहाँ पे हमारी जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह थी, ऐसा कुछ था, सबको इन्होंने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है। और द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू सल्तनत वर, और एक सल्तनत मर गया तो उसके बाद जो है दूसरा आएगा। कोई इनका वो नहीं था ना, प्रोसीजर नहीं था कि कैसे दूसरा सल्तनत है, जैसे या तो आप नॉमिनेट कर दो कि भैया ये मेरा उत्तराधिकारी होएगा, ऐसा कुछ नहीं था। एक मर गया तो बाकी सब ऐसे जो भी मतलब दाव लगा के बैठे रहते थे, ये मरने के बाद हम आएंगे गद्दी पे, हम आएंगे गद्दी पे, तो ये आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है। तो पावर सीज करने के लिए ये लड़ते रहते थे, एक दूसरे को मार देते थे जो भी पावरफुल हुआ। जैसे ये राजा है, यहाँ पे ये बैठे हैं, सारे आपस में जो है कुछ तो प्लानिंग करेंगे और इसको मार देंगे, फिर जो भी इनमें से पावरफुल होएगा वो गद्दी पे आ जाएगा, मतलब ये चला हुआ था इनका। ठीक है। और मतलब हार्डली कोई राजा होगा जो 9 साल से ज़्यादा इनका रूल किया होगा, क्योंकि इनका ये चलता रहता था कि 2 जन आएंगे, है ना, और मतलब 3 जन हैं आपस में लड़ेंगे, 2 जन मिल जाएंगे और तीसरे वाले को एलिमिनेट करके 2 सुल्तान्स आउट ऑफ 3 सीज्ड पावर बाय एलिमिनेटिंग देयर प्रीसीडर्स, पहले वाले को मार देंगे और उसके बाद वो 2 आपस में मिलके फिर उनकी भी लड़ाइयाँ चलेंगी। ठीक है। तो गद्दी के लिए इनकी लड़ाई ऐसे चलती रहती थी। 14वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने भर के मिलिट्री कैंपेन किए नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, सैकिंग एंड प्लंडरिंग मैनी सिटीज, और मंगोल फोर्सेस को भी जो है उसने क्या किया, रिपेल किया था। ठीक है। मंगोल से भी लोगों ने आना, इन्वेजन करना स्टार्ट कर दिया था। और इसका एक स्लेव था, बेसिकली स्लेव ही रखते थे, ये ना दास प्रथा होती थी उस टाइम पे, दास प्रथा। तो स्लेव, इंसानों को भी स्लेव बनाया जाता था उस टाइम पे। स्लेव इंसान ही होते हैं, वैसे तो इंसानों को ही बनाया जाता है, लेकिन उस टाइम पे बहुत प्रिवेलेंट थी, प्रोमिनेंट थी ये चीज़। तो इसका एक स्लेव था मालिक काफूर। मालिक काफूर जो था वो साउथवर्ड भी गया था और बहुत सारे सेवरल किंगडम्स को जो उसने कॉन्कर किया था साउथ में बढ़ते बढ़ते, क्योंकि दिल्ली में रूल कर रहे थे ना ये, तो यहाँ पे रूल कर रहे हैं ये, तो ये साउथ में भी गया था। ठीक है। और बहुत सारे जो हैं इसने वेल्थ को प्लंडर किया, बहुत सारे छोटे छोटे जो यहाँ पे किंगडम्स थे उनको कॉन्कर किया। इनफैक्ट बहुत सारे जो हिंदू सेंटर्स थे उन पे अटैक किया, जैसे श्रीरंगम बोल दे, मदुरई बोल दे, चिदम्बरम, रामेश्वर। इनफैक्ट पॉसिबली है रामेश्वरम पे भी जो इसने मलिक काफूर ने क्या किया हो, अटैक किया हो। ठीक है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आ गया। तुगलक जो है पहला ऐसा था कि मौर्यन एम्पायर हमने देखा था ना कि भैया इधर अफगान तक, और ये ऐसा आपने बहुत बड़ा सा एक साम्राज्य देखा था। तो मौर्यंस के बाद जो है तुगलक जो आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक, इसका सबसे ज़्यादा जो है एक्सपेंडेड जो है आपको टेरिटरी देखने को मिलेगी मौर्याज के बाद। पहली बार ऐसा हुआ था कि मौर्याज के बाद जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इतना बड़ा जो है एक रूलर के नीचे आया था। और हालांकि सिग्निफिकेंट था लेकिन शॉर्ट लिव्ड था, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रहा नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक एम्बिशियस राजा था, एम्बिशियस स्कीम्स जो है वो फॉर्मुलेट करता था, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत पुअर था उसका। ठीक है। वो एक बार उसको मन हुआ कि भैया मतलब ऐसे मज़ा नहीं आ रहा दिल्ली में बैठ के ना, क्योंकि जैसे कि अभी हमने देखा कि बहुत बड़े जगह पे वो रूल कर रहा था ना, इसका जो टेरिटरी है वो बहुत बड़ी हो गई थी, तो यहाँ पे बैठ के उसको समझ नहीं आ रहा था भैया यहाँ पे तो मज़ा नहीं आ रहा, कैसे रूल करें। तो ही वाज लाइक कि दिल्ली नहीं, हमें चलना चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर में, ताकि हम नॉर्थ और साउथ दोनों जो है संभाल पाए। तो भाई साहब आपके चले हैं दिल्ली से और दौलताबाद में, जो कि देवगिरी भी आज के टाइम पे उसको देवगिरी बोला जाता है, या उस टाइम पे देवगिरी बोला जाता था, आज संभाजी नगर इसको बोला जाता है। ठीक है। दिल्ली टू दौलताबाद, अब महाराज जा रहे हैं उठ के दिल्ली टू दौलताबाद,
तो इनके साथ हज़ारों लोगों का तो जत्था चला है ना? पूरा एक शहर उठा के वहाँ पे लेके जा रहे हैं। खुद तो ये बैठ के जा रहे हैं हाथी पे, बाकी लोग पैदल चल रहे हैं। बेचारे यहाँ तक का सफ़र जो है वो कर रहे हैं, अपना पूरा लाइफ पीछे छोड़ के, और राजा के साथ-साथ चल दिए, ठीक है? अपने घर-वर पीछे छोड़ के। इसको लगा था कि मोर सेंट्रल लोकेशन है और यहाँ से मैं बेटर कंट्रोल कर पाऊँगा, और हज़ारों किलोमीटर जो है लोगों को जो है फ़ोर्स किया गया ट्रैवल करने के लिए। और कुछ साल बाद इसको लगा मज़ा नहीं आ रहा भैया यहाँ पे, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे को वापस दिल्ली जाना है, ठीक है? और पहले तो आने में लोगों को जो इतनी असुविधा हुई थी, बहुत सारे लोग जो हैं रास्ते में ही भूख से, प्यास से, या ऐसे हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के जाना, तो बहुत असुविधा हुई। साथ में वो अपना पूरा घर उठा के ही जा रहे थे, है ना? सारा ज़रूरत का सामान लेके जा रहे थे। उसके बाद इनको लगा नहीं, दौलताबाद में मज़ा नहीं आ रहा मेरे को तो दिल्ली ही जाना है। तो ये जो प्लान था इनका मिसफायर कर गया और ये वापस दिल्ली में पहुंच गए, और इससे हुआ क्या? ग्रेट लॉस ऑफ लाइव्स और रिसोर्सेज जो भी थे वो हुआ। इसके अलावा इसने जो है भाई साहब ने टोकन करेंसी जो स्टार्ट की, वैसे ठीक था ये, मतलब विजन ठीक था इसका, लेकिन एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम थी। फिर इसने टोकन करेंसी स्टार्ट की। टोकन करेंसी अब क्या कि पहले जो टोकन्स है, पैसा जो है वो आपका बन रहा है गोल्ड का या सिल्वर का। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला टोकन करेंसी भैया, एक गोल्ड का सिक्का इज इक्वल टू एक कॉपर का सिक्का, ठीक है? कॉपर और गोल्ड की वैल्यू सेम कर दे। कॉपर को जो है टोकन करेंसी बना दिया गोल्ड की। अब कॉपर ऑफ कोर्स चीप है, भर भर के लोगों के पास था, और उसने क्या किया, लोगों ने काउंटरफिट कॉपर कॉइन्स बनाने स्टार्ट कर दिए। और ये भी बैकफायर किया, मतलब एग्जीक्यूशन इसको ढंग से करना नहीं आ रहा था उस टाइम पे, तो लोगों ने जो है कॉपर के सिक्के दिए, गोल्ड जमा कर लिया, इसके खजाने खाली हो गए, ठीक है? और जिससे क्या हुआ, इकोनॉमिक डिक्लाइन हो गया वो राजस्व का, ठीक है? अब सुल्तान जो हैं वो तो अपने जो है लग्जूरियस लाइफ अपने महलों में जी रहे थे, लाइट लाइफ जो वो जी रहे थे, बढ़िया कपड़े पहन रहे, ज्वेलरी पहन रहे, बढ़िया खाना खा रहे, है ना? और यह कहाँ से रहा था, सब प्लंडर कर रहे थे, मिलिट्री कैंपेन चला रहे थे, जहाँ पे लोग पैसे देने टैक्स नहीं दे रहे थे वहाँ पे मिलिट्री भेज के जबरदस्ती लूट खसोट, दूसरे जहाँ पे इनका काम नहीं है, मतलब दूसरे राजा रूल कर रहे हैं वहाँ पे प्लंडर करवा दिया, लोगों पे टैक्स लगा दिया, जहाँ पे रूल कर रहे हैं वहाँ पे, है ना? और लोगों को जो है स्लेव ट्रेड में बांध के रखा कि देना उनको कुछ नहीं है, फ्री की लेबर आप करें। तो यहाँ से इनको जो है भर भर के अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी मिल रही थी, लोगों को जो है वो प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है? और जो ये प्लंडरिंग थी, इसने जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी, ट्रेड नेटवर्क्स को भी बुरे तरीके से इफ़ेक्ट किया, और न्यूमेरस अटैक्स ऑन सैक्रेड एंड रिवर्ड इमेजेस ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, क्योंकि अपना धर्म यहाँ पे फैलाने आए थे, इनके लिए काफिर होते हैं, है ना? जो इनके धर्म को नहीं मानते वो इनके लिए काफिर होते हैं, और ये अपना धर्म फैलाने आए थे, तो इन्होंने जितने भी बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म वाले जो टेम्पल्स थे उनको खराब कर दिया, ठीक है? ओके, चलिए। अच्छा, फिर इन्होंने जो है जजिया, जजिया एक टैक्स का नाम है, जजिया लगाया। जजिया क्या है? जजिया एक नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स पे जो है एक टैक्स है, ठीक है? मतलब मुस्लिम्स, या तो आप मुस्लिम धर्म को आप जो है वो अपना लो, नहीं तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो टैक्स दो, किसके लिए? सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है? तो ये था जजिया आपका। उसके बाद 14th सेंचुरी, और ये बेसिकली आपका जो है पब्लिक ह्यूमिलिएशन के लिए था, लोगों को ऑफ कोर्स डिस्क्रिमिनेटेड टैक्स था ये, ना? सबको नहीं देना था, सिर्फ जो नॉन मुस्लिम है उनको देना था, और पब्लिक ह्यूमिलिएशंस होती थी, और इकोनॉमिक बर्डन भी उन पे डालते थे, ठीक है?
तो ऐसा कुछ चल रहा था। और एंड ऑफ 14th सेंचुरी मतलब 1301 से लेके 1400 ये थी आपकी क्या 14th सेंचुरी। तो इसमें जो टर्किक मंगोलिक कॉन्करर था, नाम था उसका तैमूर, वो आता है और नॉर्थ वेस्ट को इन्वेड करता है, डिवेस्टेटिंग अटैक करता है वो दिल्ली के ऊपर। बहुत खूंखार था ये, जंगली लोग थे ये। और उसने अपने मेमोयर्स में जो लिख रखा है, 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव उसने बताया तैमूर ने बताया कि भैया मैंने इन्वेड क्यों किया है। पहली चीज तो कि इनफिडेल्स जो हैं, काफिर है ना, जो लोग इस्लाम को फॉलो नहीं करते, वो उनके साथ वॉर करना है। दूसरा जो है उनका जो वेल्थ है उसको मेरे को लूटना है। ठीक है, ये 2 ऑब्जेक्टिव थे उसके। लार्ज नंबर ऑफ लोगों को उसने किल किया, जो बच गए उनको एनस्लेव किया, और उसके बाद जो है ह्यूज प्लंडर करके खूब लूट खसोट के चला गया, कैओस मचा के यहाँ पे। उसके बाद जो है लोधीज आए थे, लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। लेकिन उनके आते आते जो है वो दिल्ली की जो टेरिटरी है वो बहुत छोटी रह गई थी, है ना। पहले बहुत ज्यादा बड़ी थी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, उसके बाद जब लोधीज आए थे तो छोटी सी रह गई थी। ठीक है, रेजिस्टेंस टू दिल्ली सल्तनत, ये हमने क्या बात की, ये हमने बात की दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि भैया 5 डायनेस्टी आई थी, जो बाहर से लोग आए थे, इन्वेडर्स थे, वो 5 अलग अलग डायनेस्टी थी जो कि यहाँ पे रूल करके गई। मामलुक जिसको हम स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, खलजी आए थे, तुगलक आए थे, सैयद आए थे और लोधी आए थे। ठीक है, मेजरली ये 5 डायनेस्टीज थी। ये कौन लोग थे? जो बाहर से आके यहाँ पे रूल कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ के भी तो लोकल रूलर्स थे ना, अलग अलग जगह पे, तो वो इनसे लड़ रहे थे कि भैया तुम भागो यहाँ से, हमारा एरिया है ना। तो रेजिस्टेंस इनको कौन कौन दिखा रहा था? ईस्टर्न गंगा किंगडम, ठीक है, प्रेजेंट डे उड़ीसा में जो है कलिंगा का वार जहाँ पे लड़ा था, किसने लड़ा था कलिंगा का वार, बताएं आप मेरे को। तो ईस्टर्न गंगा किंगडम जो है वो भी रजिस्ट कर रहा था कि भाई यहाँ पे तो नहीं आओ। ठीक है, मतलब वो टेरिटरी एक्सपेंड करने का ट्राई कर रहे थे, तो ये जो है रेजिस्टेंस दे रहे थे उनको। 13th सेंचुरी में जो है नरसिम्हा देव वन जो है रूलर थे वो। ठीक है, ईस्टर्न गंगा किंगडम के। और मिलिट्री स्ट्रेंथ जो उनकी बहुत बढ़िया थी, कल्चरल ब्रिलियंस थी, और दिल्ली सल्तनत के जो गवर्नर थे ना बंगाल में, उनको हराया था किसने? नरसिम्हा देव वन ने। ठीक है, और फैक्ट टू रिमेम्बर क्या है कि सूर्य टेम्पल है ना जो कोंकण में, कोणार्क, फर्स्ट सूर्य मतलब सूर्य टेम्पल है एक कोणार्क उड़ीसा में, वो किसने बनवाया था? नरसिम्हा देव वन ने बनवाया था वो। ठीक है, और ये उनकी फोटो भी है, ये नरसिम्हा देव वन है जिनकी फोटो है ये, और ये अपना आनंद ले रहे हैं म्यूजिशियन का। ठीक है, चलो। तुगलक के टाइम पे जो है मुसुनरी नायकाज होते थे, तेलुगु चीफियंस होते थे, तेलुगु के चीफ होते थे ये, है ना। आंध्रा में लगा लो आप, आंध्रा में आज का जो आंध्रा और तेलंगाना है इस वाले एरिया में आप लगाओ, तो 75 से ज़्यादा चीफ्स थे ना, छोटे छोटे लोकल कम्युनिटीज़ के चीफ थे ये, तो 75 प्लस चीफ जो है मिले, और उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसकी आर्मी को एक्सपेल कर दिया, उसको भगा दिया। ठीक है, आज का जो तेलंगाना है वहाँ की बात हो रही है। कब?
1330 से लेके 1336 की बात हो रही है, ठीक है। वह 75 लीडर्स एक साथ आए थे। आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में पॉसिबल है क्या 75 लोगों को एक ही चीज के लिए मनाना? उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करते हैं, वो साउथ तक आया था जैसे कि हमने देखा, लेकिन वहां पे होशियालाज थे, है ना, आज का कर्नाटका जो है, उन्होंने उनको धूल चटा दी। फेंडेड ऑफ सेवरल अटैक्स फ्रॉम दिल्ली सल्तनत, और ये इकलौता एक इंडिपेंडेंट किंगडम था साउथ का, ठीक है। और ये होशियाला का जो है क्या था, ये एम्बलम आप मान के चले, ये एक शेर है, इसको ये एक आदमी है जो तलवार से इसको मार रहा है। इसका नाम भी इसी से पड़ा था एक्चुअली, है ना। नाम इसका होशियाला का क्या मतलब है? होशियाला का मतलब एक स्टोरी सुनाई जाती है कि ये जो एम्बलम है इसको लेके, ये कन्नड़ फोकलोर है, कन्नड़ कर्नाटका की लैंग्वेज, कि एक यंग मैन था जिसका नाम साला था। उसने अपने गुरु को बचाने के लिए शेर जो है उससे लड़ गया था वो, ठीक है, और उस शेर को मार दिया था, होए साला। तो उसने जो है शेर पे स्ट्राइक किया था, वहीं से जो है इसका नाम पड़ा है। लेकिन बाद में जो है बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उनके, और धीरे धीरे होशियाला किंगडम जो है वो डिक्लाइन हो गया मिड 14th सेंचुरी में। और बाद में जो विजयनगरा जो आया, विजयनगर एम्पायर जो है राइज किया था, तो उसके अंदर ही होशियाला जो है वो इमर्ज हो गया था, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया था विजयनगर एम्पायर ने। और इसके अलावा हम बात करेंगे बहामनी सल्तनत की, जो कि मिड 14th सेंचुरी, तो 1350 के आसपास ही हम बात करेंगे इसकी, ये आया था। और डिक्कन में इसने जो है, डिक्कन साउथ, ये जो हमारा एरिया है बीच से का, यहाँ पे जो इन्होंने रूल किया था। और पावरफुल सल्तनत थी ये, जो कि गुजरात, बंगाल और अदर रीजन में भी जो है राइज कर रही थी। कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले चल रहा था इनका अलायंस का, फ्रीक्वेंट वॉर जो इनके होते रहते थे, ठीक है। और राजस्थान के कुछ हिस्सों में ऑल्सो रिमेन्ड बियॉन्ड द रीच ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ये कहाँ पे थे? गुजरात, बंगाल और कुछ और रीजन थे जो कि दिल्ली सल्तनत से बाहर रहे थे, ठीक है। उसके अलावा एक एग्जाम्पल दिया जाता है राणा कुंभा का। राणा कुंभा जो कि मेवाड़ के किंगडम थे, मेवाड़ किंगडम के राजा थे, रूलर ऑफ मेवाड़ किंगडम, 15th सेंचुरी की बात की जा रही है ये। तो इन्होंने भी बहुत सारे जो इन्वेजन्स थे उनको सक्सेसफुली रिपेल किया था, ठीक है। ये भी दिल्ली सल्तनत के हाथ नहीं आए थे। तो ये कुंभलगढ़ है, ठीक है, अरावली हिल्स में। और इसकी जो दीवार ये बोली जाती है ना, ये जो दीवार है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट दीवार बोली जाती है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, लार्जेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट आप इसको बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस वॉल, जो कि 36 किलोमीटर तक की है, ठीक है। राणा कुंभा ने जो है 15th सेंचुरी में इसको बनवाया था, जो कि एक प्रोमिनेंट राजपूत किंगडम था, ठीक है, उसके रूलर थे। विजयनगरा की अगर हम बात करें, विजयनगरा एम्पायर जो है आपका, दिल्ली सल्तनत जो है अनस्टेबल हो गई थी क्योंकि उनके आपस में लड़ाई चलती रहती थी। तो साउथ के अंदर, दिल्ली में तो चलो ठीक है, दिल्ली में तो उनका था ही प्रभुत्व, लेकिन फार साउथ में जो है उनकी पकड़ ढीली पड़ गई क्योंकि इसी गद्दी के लिए वो लड़ते रहे। तो वहां पे दो किंगडम जो हैं, नए सेंटर जो है पावर के, वो राइज हो गए, ठीक है। तो 14th सेंचुरी में दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। इन्होंने ये जो है इनिशियली तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था, जो भाई साहब का पॉलिसी मेकिंग अच्छी थी, एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं था, तो उनके गवर्नर के तौर पे काम करते थे पहले तो ये, ठीक है। लेकिन बाद में जो है इन्होंने दिल्ली की अथॉरिटी को मना कर दिया कि भैया हम नहीं मानते तुम्हें कुछ, अब है हम ही जो है राजा हैं। और इन्होंने इंडिपेंडेंट किंगडम जो है वो एस्टेब्लिश किया, जिसका नाम विजयनगरा इन्होंने दिया, ठीक है। ये विरूपाक्षा टेम्पल है,
विरूपाक्षा टेम्पल है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। विरूपाक्षा टेम्पल कहाँ देखने को मिलता है, किन्होंने बनवाया था, कौन से किंगडम ने, कौन से राजा के अंडर बनवाया गया था, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो ये प्रेजेंट डे हम्पी है, रूइंस है बेसिकली, है ना, उजड़ा हुआ। कभी यहाँ पे कैपिटल सिटी होता था तो बहुत अच्छी रौनक सोनक होती होगी। आज के टाइम पे तो इट इज़ रूइंड फोटो, नॉट आज के टाइम पे, लाइक आफ्टर ड्यूरेशन, जब यहाँ पे विजयनगरा नहीं रहा, विजयनगरा डिमोलिश हो गया उसके बाद का। ठीक है, तो ये है विरूपाक्षा टेम्पल। चलें, और यहाँ पे एक स्टोरी भी बताई जाती है। हरिहर बुक्का जो है, उन्होंने क्यों इंडिपेंडेंट अपना राज्य स्थापित किया, वो इसलिए कि आज का जो कर्नाटका है वहाँ पे हम्पी शहर है, मतलब कर्नाटका में ही था ये विजयनगरम। तो ये देखते हैं कि एक हिरन था, हिरन ने, एक खरगोश था, वो जो है हाउंड मतलब